नमस्कार, मैं आनंद जैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़। आज हमारे विषय EE 301 पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में SMPS टोपोलॉजीज के बारे में बात करते हैं और आज हम जानेंगे कि फ्लाई बैक, फॉरवर्ड, पुश पुल और ब्रिज टाइप SMPS के सर्किट किस तरह से काम करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमने हमारी SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई की पिछली वीडियो में जाना था कि एक अनरेगुलेटेड AC या DC इनपुट से रेगुलेटेड DC आउटपुट SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई किस प्रकार बनाती है। हमने जाना था कि जो इनपुट होता है उसे सबसे पहले, अगर वो AC के रूप में है, तो एक रेक्टिफायर और फिल्टर की मदद से अनरेगुलेटेड रिपल्स वाली DC बना ली जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान हम जहां डायोड से रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं और एक कैपेसिटर से हल्का फिल्टर एक्शन कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम कुछ ऐसे ट्यून्ड L और C के साथ पेयर्ड रेजोनेंट फिल्टर्स भी इनपुट पे लगाते हैं ताकि SMPS जो स्विचिंग रेडियो इंटरफेरिंग सिग्नल्स बनाएगी वो मेन लाइन में डिस्टरबेंस ना बनाए। इनपुट पे हम एक फ्यूज या MCB लगाते हैं जो हमें ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट्स की फॉल्ट्स की कंडीशंस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये जो रेक्टिफाइड पल्सेटिंग आउटपुट आया है DC फॉर्म में, उसे एक स्विच की मदद से ट्रांसफार्मर में हम ऑन ऑफ करते हैं और ये जो स्विचिंग है वो एक लोकल ऑसिलेटर की मदद से हम एक हाई ऑडियो से ऊपर की फ्रीक्वेंसी 15 किलोहर्ट्ज से 50 किलोहर्ट्ज के बीच की किसी फ्रीक्वेंसी पे करते हैं और स्विच आमतौर पे एक पावर मॉसफेट हो सकता है। तो इस स्विच की मदद से जब हमारी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में करंट हाई फ्रीक्वेंसी के साथ ऑन ऑफ होता है तो वो जो फेराइट कोर ट्रांसफार्मर है उसकी कोर में एक बहुत तेजी से हाई फ्रीक्वेंसी के साथ बदलता हुआ फ्लक्स बनाता है और उस चेंजिंग फ्लक्स से लिंक होकर ये जो आइसोलेटेड मेरी सेकेंडरी है वो अपने टर्न्स के हिसाब से एक आउटपुट वोल्टेज जनरेट कर देती है, हाई फ्रीक्वेंसी की अल्टरनेटिंग करंट। हमने जाना था कि जो ट्रांसफार्मर है और ये स्विच है ये मिलकर एक इन्वर्टर का काम कर रहे हैं और ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी कोर फेराइट मटेरियल की ली गई है और हमें मालूम है कि फेराइट की जो इंटरनल रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा होती है तो इसमें एडी करंट लॉसेस कम होंगे और इसकी परमेबिलिटी भी अच्छी है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे सुटेबल कोर मटेरियल है जहां हमें ट्रांसफार्मर एक्शन से टर्न्स रेशो के हिसाब से एक हाई इनपुट वोल्टेज से रिड्यूस्ड डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज का लेवल भी मिल गया है, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन भी मिल गया है और अगर हमारी वाइंडिंग में एक से ज्यादा सेकेंडरीज हो अलग अलग टर्न्स के हिसाब से तो हमें मल्टीपल वोल्टेज आउटपुट्स भी मिल सकता है। जो मेरा रेक्टिफाइड आउटपुट होगा हाई फ्रीक्वेंसी का उसे मैं एक हाई फ्रीक्वेंसी डायोड के सेटअप के साथ रेक्टिफाई कर लूंगा और इंडक्टर और कैपेसिटर फिल्टर्स की मदद से हम हाई फ्रीक्वेंसी के जो रिपल्स आ रहे हैं उन्हें स्मूथ करके एक रिपल फ्री रेगुलेटेड DC यहां आउटपुट में प्राप्त कर लेंगे। रेगुलेशन अभी समझते हैं, लेकिन जो दो खूबी है स्विचिंग मोड पे ऑपरेशन होने के कारण जब वर्किंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो कोर में फॉर सेम पावर आउटपुट हमें जो क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए या कॉपर की जो टोटल वॉल्यूम चाहिए वो रिड्यूस हो जाती है और ऐसी स्थिति में मेरे ट्रांसफार्मर की साइज, वेट और कॉस्ट कम हो जाती है। जो फिल्टर कंपोनेंट हमें आउटपुट को स्मूथ करने के लिए चाहिए, इंडक्टर और कैपेसिटर, वो भी क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी के रिपल्स पर काम कर रहे हैं तो उनकी भी फिल्टर की भी साइज छोटी हो जाती है। तो ये दोनों एक बड़े एडवांटेज के तौर पे हमें इस स्विच मोड पावर सप्लाई में मिल रहे हैं। और एक तीसरा एडवांटेज आउटपुट का रेगुलेशन करना एनर्जी एफिशिएंट है। हमें पता है कि एक लीनियर रेगुलेटर में हम एक हायर इनपुट को रेगुलेट कर लोअर आउटपुट बनाते हैं और जो डिफरेंस होता है वेरिएशन के दौरान जो भी इनपुट और आउटपुट में वो हम लॉस या वेस्ट कर देते हैं। जबकि यहाँ जो हमारा रेगुलेशन है वो एक फीडबैक बेस्ड टेक्निक पर आधारित है जो ज्यादा रिलायबल, एक्यूरेट और फास्ट होगा और हम जो आउटपुट सिग्नल आ रहा है उसे सेंस करने से पहले एक आइसोलेशन का पर्पज और बीच में बनाते हैं ताकि जो स्विचिंग से हाई फ्रीक्वेंसी के रेडियो इंटरफेरेंस मिल रहे हैं वो आउटपुट में या इनपुट में अपने एडवर्स इंपैक्ट ना करें। ये बात जैसे हमने पहले डिस्कस की थी कि इनपुट में हम सेलेक्टिव फिल्टर लगा के जो अंदर के रेडियो इंटरफेरेंस है वो मेन लाइन में जाने से रोक देते हैं, इसी तरह से हम आउटपुट DC जो आ रही है उसे भी हम यहाँ फिल्टर के साथ बाहर निकालते हैं। तो ये जो फिल्टर है वो अंदर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी के जो रेडियो इंटरफेरेंस है उनको यहीं अटेन्युएट कर लेंगे और लोड में रेडियो इंटरफेरेंस के सिग्नल्स कम पहुंचेंगे। तो फीडबैक चैनल के थ्रू भी इंटरफेरेंस सीधे आउटपुट में या इनपुट में ना जावे, इसके लिए हम यहाँ एक ऑप्टोकपलर सिस्टम यूज करते हैं जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट सिग्नल को एक लेजर डायोड की मदद से ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और उस ऑप्टिकल कन्वर्ट सिग्नल से हम एक फोटो डायोड की मदद से एक इलेक्ट्रिक सिग्नल बना देंगे। तो हमें आउटपुट का दोबारा इलेक्ट्रिकल रूप मिल गया है, पर बीच में हमने यहाँ एक ऑप्टिकल आइसोलेशन बना लिया था ताकि रेडियो इंटरफेरेंस एक साइड से दूसरी साइड में ना जा पाए। इस आउटपुट को हम एक रेफरेंस सिग्नल से कंपेयर करते हैं। अगर आउटपुट डिजायर्ड है तो रेफरेंस और फीडबैक सिग्नल का एरर 0 होगा और 0 एरर सिस्टम में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेगा और सिस्टम जिस ड्यूटी साइकिल पे पल्स विथ मॉड्यूलेटर से स्विच का ऑन ऑफ टाइम मैनेज
कर रहा था वो मैनेजमेंट चलता रहेगा। और अगर ये आउटपुट डिजायर्ड से डिफरेंट है तो एरर इस तरह की एक्शन करेगी कि ये जो पल्स विद ऑसिलेटर जो एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की पल्सेस जनरेट कर रहा है उसके ड्यूटी साइकिल में चेंजेस हो जाएंगे, और ड्यूटी साइकिल के चेंजेस से हमें जो कोर में एवरेज फ्लक्स का लेवल है वो बदल जाएगा। अगर हमें आउटपुट ज्यादा चाहिए तो हम कोर में फ्लक्स के मान को ड्यूटी साइकिल बढ़ा के बढ़ा देंगे तो हमें आउटपुट ज्यादा मिलने लगेगा, और अगर हमें आउटपुट घटाना है तो हम ड्यूटी साइकिल को कम करेंगे, और जब ड्यूटी साइकिल कम होगी तो कोर में जो एवरेज फ्लक्स है वो कम हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स के परिवर्तन की दर इस लोकल ऑसिलेटर के फ्रीक्वेंसी से फिक्स्ड है, और फ्लक्स का मैग्नीट्यूड जो एवरेज अगर बदलेगा तो हमारी आउटपुट की वोल्टेज भी बदल जाएगी। और ये सारी एक्टिविटी इतनी अच्छी कोऑर्डिनेटेड होती है कि ये बहुत एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी से फास्ट अपने आप हो जाती है। और इस सारी प्रक्रिया में ये जो मॉडर्न स्विच है मेरे मोस्फेट, ये स्विचिंग लॉसेस कम करते हैं, इनके ऑन स्टेट और नॉन कंडक्टिव स्टेट के लॉसेस भी नेग्लिजिबल है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी इन सिस्टम्स की बहुत बेहतर है। जरा जानते हैं कि एसएमपीएस में क्या मेरिट्स हैं। एसएमपीएस की जो स्विच मोड रेगुलेशन और ट्रांसफार्मर की मदद से एक स्टैटिक एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस से वोल्टेज का लेवल चेंज करना इतना अधिक एफिशिएंट है कि हाईएस्ट एफिशिएंसी 90% भी अचीव की जा सकती है, और जो सस्ती कॉमर्शियल एसएमपीएस है उनकी एफिशिएंसी भी 70% होती है। एसएमपीएस का जो आउटपुट है वो बिल्कुल रेगुलेटेड होता है और बहुत तेजी से और एक्यूरेटली उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इंटरनल सर्किट की वर्किंग बहुत रिलायबल है। तो चाहे हमारी इनपुट सप्लाई वोल्टेज में चेंज हो या लोड में कोई चेंज हो, हमारा आउटपुट रेगुलेटेड रहेगा। ट्रांसफार्मर और फिल्टर कंपोनेंट क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी के फ्लक्स वेरिएशंस के साथ या रिपल्स पर काम कर रहे हैं, तो उनके जो फिजिकल साइज हैं वो छोटे हो गए हैं, उनकी कॉस्ट कम हो गई है, उनका जो वजन है वो भी कम हो गया है। सच बजाएं तो एसएमपीएस है वो नासा ने स्पेस व्हीकल्स में कम वजन और छोटे आकार के लिए बनाई थी, लेकिन टेक्निक इतनी कमाल की रही कि उसने कॉमर्शियली भी कॉस्ट रिडक्शन के साथ जगह बना ली, और जो वोल्टेज रेगुलेशन का जो एनर्जी एफिशिएंट फीडबैक सिस्टम है उसने एक फर्दर एडवांटेज दे दिया। हम एक एसएमपीएस में बहुत सारे आउटपुट्स ले सकते हैं, उससे आप 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, प्लस 12 वोल्ट, माइनस 12 वोल्ट, -3, -5 वोल्ट भी, और मीडियम 165 वोल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक ही एसएमपीएस से आपको बहुत सारे रेगुलेटेड अलग अलग वोल्टेज लेवल्स मिल सकते हैं। एसएमपीएस के अंदर स्वयं में ओवरलोड से, ओवर वोल्टेज से और अंडर वोल्टेज से बचाव के उपाय हैं। अगर इनमें से कोई भी स्थिति होगी तो ये अपने आप को लोड और सप्लाई से कट ऑफ कर लेगी, और न केवल हमारे सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को बचाएगी, स्वयं का भी सेफ्टी एश्योर कर लेगी। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं एसएमपीएस में। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है कि जिस स्विचिंग हाई फ्रीक्वेंसी पे हम फ्लक्स वेरिएशंस करते हैं एसएमपीएस में, उसी फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेयरिंग सिग्नल्स हमारे जनरेट होते हैं और वो इनपुट या आउटपुट में जा सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अगर हम कंपोनेंट का सही से लेआउट कर लें, सेलेक्टिव फिल्टर्स का इस्तेमाल करें, ग्राउंडिंग और शील्डिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करें, तो रेडियो इंटरफेरेंस के नुकसानों को या बुरे प्रभावों को लिमिट में लाया जा सकता है और सहन योग्य बनाया जा सकता है। एसएमपीएस का एक दूसरा डिसएडवांटेज है, इसकी जो सर्किट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइंड है और आसानी से इसमें कोई रिपेयर मेंटेनेंस नहीं होती। आमतौर पे रिप्लेसमेंट ही एक ऑप्शन बचता है, लेकिन क्योंकि पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट वाला नहीं है, स्वयं में बहुत रिलायबल है, और जो मॉडर्न हम कंपोनेंट यूज कर रहे हैं वो रग्ड भी हैं, तो ज्यादा मेंटेनेंस प्रॉब्लम नहीं आती। और एसएमपीएस के ये जो सारे एडवांटेज हैं वो इतने महत्वपूर्ण है कि हम आजकल सारी पावर सप्लाईयों में रेगुलेटेड डीसी पाने के लिए एसएमपीएस का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने बात की एसएमपीएस के ब्लॉक मॉडल की और उसके मेरिट डीमेरिट की। अब बात करते हैं सबसे सरल प्रकार के एसएमपीएस सर्किट की, जो कि एक फ्लाईबैक कन्वर्टर टाइप एसएमपीएस है, जिसमें सबसे कम कंपोनेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस तरह के एसएमपीएस का इस्तेमाल आमतौर पे हम कम पावर की जो आउटपुट्स होती हैं 50 या 100 वाट के आसपास वाली या इससे भी कम, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो मेरा जो कन्वर्टर है इसमें ये फेराइट कोर जो ट्रांसफॉर्मर है उसके साथ ये मॉसफेट स्विच है, जो फीडबैक मैकेनिज्म और ड्यूटी साइकिल कंट्रोल का जो तरीका है पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वो सभी प्रकार के एसएमपीएस में एक समान है। आउटपुट में ये हाई फ्रीक्वेंसी का एक रेक्टिफाइंग डायोड है और सिंगल एक डायोड से ही रेक्टिफिकेशन की एक्शन हो जाएगी। और फिल्टर के लिए हमें महंगा जो सीरीज इंडक्टर चाहिए उसे यहाँ इस्तेमाल नहीं किया गया है, बस एक कैपेसिटर
फिल्टर यहाँ पैरेलल में हमने इस्तेमाल किया है और यहाँ रेगुलेटेड डीसी आउटपुट हमें प्राप्त होगा। सर्किट की वर्किंग आसान है। जब हम यहाँ डीसी देंगे तो स्विच के कारण यहाँ जब हाई फ्रीक्वेंसी पे स्विचिंग होगी तो हाई फ्रीक्वेंसी की एसी बन जाएगी और उन एसी को ये डीसी बना देगा। और जब ये डायोड नॉन कंडक्टिव है तो ये जो प्री चार्ज कैपेसिटर है वो लोड में आउटपुट की कंटिन्यूटी बना लेगा। सर्किट की वर्किंग को समझ लेते हैं। हमने मॉसफेट के गेट पे जब अप्रोप्रिएट सिग्नल दिया है तो ड्रेन और सोर्स के बीच में कंटिन्यूटी हो जाएगी और ये जो डीसी सप्लाई है वो इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में करंट को एक लीनियर मोड में बढ़ाने लगेगी और उससे इस कोर में, फेराइट कोर में फ्लक्स का मान बढ़ेगा। ये जो डीसी सप्लाई का जो प्लस एंड है वो यहाँ प्राइमरी के डॉट कन्वेंशन पे आया हुआ है। तो डॉट कन्वेंशन बता रही है कि सेकेंडरी में ये डॉट पॉजिटिव होगी, हाई पोटेंशियल पे होगी और इस तरह से ये डायोड रिवर्स बायस होगा। तो ऐसी स्थिति में आउटपुट में कोई लोड फ्लो नहीं होगा और ये जो करंट है वो इस कोर के मैग्नेटिक फील्ड में जो फ्लक्स का इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें एनर्जी को स्टोर करेगा। ड्यूटी साइकिल के हिसाब से जब गेट के इस सिग्नल का फॉर्मेट बदलेगा और वो ऑफ टाइम के लिए स्विच को इनिशिएट करेगा तो आप पाएंगे कि ड्रेन और सोर्स के बीच में ये जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा और इस जो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रहा था वो करंट फ्लो रुक जाएगा और ऐसी स्थिति में फ्लक्स जो बढ़ रहा था वो एक तेजी से घटने लगेगा और फ्लक्स के इस चेंज से दोनों वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएंगे। इस वाइंडिंग के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पैरेलल में हम कुछ डायोड सर्किट्स लगाएंगे तो वो इस वाइंडिंग को ओवर वोल्टेज से बचाएगा। और अब ये जो डॉट है वो जो पहले पॉजिटिव थी वो अब नेगेटिव हो गई है तो मेरा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ऐसी स्थिति में जो डायोड में करंट फ्लो होगा, जो मैग्नेटिक सर्किट में स्टोर्ड एनर्जी है वो यहाँ आउटपुट में, लोड में भी आउटपुट देगी और इस कैपेसिटर को भी चार्ज कर देगी। और अगली ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि ये स्विच ऑफ है। तो आप देखिएगा कि ये जो मैग्नेटिक सर्किट में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो उड़कर, फ्लाई होकर यहाँ आउटपुट में आ रही है और उल्टी साइकिल में आ रही है। जिस समय स्विच बंद है और मेन इनपुट से हम आउटपुट नहीं ले रहे हैं उस समय आउटपुट लोड को सप्लाई मिलती है, इसलिए इसको उल्टी प्रकार की या फ्लाईबैक टाइप की एसएमपीएस कहते हैं। जब हम अगली गेट पल्स देंगे और स्विच को ऑन करेंगे तो एक बार फिर फ्लक्स जो घट गया था वो दोबारा बढ़ने लगेगा और डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा और ऐसी स्थिति में इस लोड को ये जो प्री चार्ज कैपेसिटर है वो सप्लाई देता रहेगा, सप्लाई की कंटिन्यूटी बनी रहेगी और फिर वही साइकिल ऑन ऑफ होने के कारण रिपीट होती जाएगी। यहाँ एक बात और समझिएगा कि अगर हम ड्यूटी साइकिल ऑन टाइम ज्यादा रखेंगे तो कोर में एवरेज फ्लक्स लेवल ऊंचा हो जाएगा और आउटपुट की वोल्टेज बदल जाएगी और अगर ड्यूटी साइकिल कम रखेंगे तो आउटपुट की वोल्टेज कम हो जाएगी। तो हम ड्यूटी साइकिल से आउटपुट की वोल्टेज का भी कंट्रोल कर सकते हैं। जो सरल बात है, जो हमारी सस्ती प्रकार की जो ये फ्लाईबैक एसएमपीएस है इसकी मेरिट और डीमेरिट की चर्चा करते हैं। फ्लाईबैक प्रकार की ये जो एसएमपीएस है इसका सर्किट बहुत सरल है, इसमें कंपोनेंट्स कम है तो इसकी कॉस्ट कम है। इसमें यहाँ हमने कोई एडिशनल इंडक्टिव फिल्टर नहीं लगाया है। ये जो मेरी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है वही फिल्टर का काम कर रही है तो फिल्टर की भी एब्सेंस होने के कारण इसकी कॉस्ट कम हो गई है। तो ये कम पावर की आउटपुट के लिए सबसे सस्ती एसएमपीएस हो गई है। लेकिन ध्यान रहे अगर लोड ज्यादा होगा, करंट ज्यादा लेगा तो ये कैपेसिटर अपना चार्ज और वोल्टेज मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो हायर करंट कंडीशंस पे या हायर पावर एप्लीकेशंस पे ऐसी एसएमपीएस का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। कम करंट और कम पावर वाली जो एप्लीकेशंस होती हैं वहां फ्लाईबैक एसएमपीएस का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादा करंट आउटपुट की कंडीशंस में इसका वोल्टेज रेगुलेशन पुअर हो जाता है। फ्लाईबैक एसएमपीएस की पुअर रेगुलेशन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ परिपथ में मामूली सुधार करने पर हमें फॉरवर्ड टाइप एसएमपीएस का परिपथ बन जाता है। इसमें दो परिवर्तन है। एक, हमने फिल्टर के लिए एक एडिशनल लोड के साथ सीरीज में आउटपुट में इंडक्टर लगाना है और आप देखिए कि ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग का ओरिएंटेशन है वो बदल दिया गया है सेकेंडरी में और अब सिमिलर पोलैरिटीज के जो टर्मिनल्स हैं वो बदल गए हैं और जो वर्किंग है उसमें एक छोटा चेंज हो गया है। बाकी सर्किट वैसा ही है। एक पल्स विड्थ कंट्रोलर ने एक हाई फ्रीक्वेंसी लोकल ऑसिलेटर की मदद से हमारे मॉसफेट स्विच को जब गेट पे सिग्नल देना है और इसने ड्रेन और सोर्स को अगर कनेक्ट कर देना है तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में इस डॉट के साथ प्लस पोलैरिटी के साथ फ्लक्स में वेरिएशन होगा और उस फ्लक्स वेरिएशन से आउटपुट में इस डॉट पे प्लस पोलैरिटी आएगी जो डायोड को फॉरवर्ड बायस करके इस इंडक्टर और लोड में करंट फ्लो करेगी और इस कैपेसिटर को भी चार्ज करेगी। जिस दौरान मैं इस कंट्रोलर से गेट के सिग्नल को बदलकर स्विच को ऑफ करूंगा और यहाँ करंट का फ्लो, जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में ये जो करंट का फ्लो हो रहा था उस करंट फ्लो को इस स्विच पे गेट सिग्नल बदलते ही करंट फ्लो रुक जाएगा और ऐसी स्थिति में फ्लक्स जो पहले बढ़ गया था इस कोर में वो तेजी से घटने लगेगा और यहाँ जैसे ही पोलैरिटी रिवर्स होगी डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा और उस समय ये इंडक्टर और कैपेसिटर लोड में कंटिन्यूटी बनाएंगे। जरा समझते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। जो इंडक्टर में पुरानी वर्किंग से करंट के कारण
करंट जो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी है वो लोड में इस डायोड D2 को फॉरवर्ड बायस करके, ध्यान रहे इस डॉट की पोलैरिटी बदलने से D1 रिवर्स बायस हो गया है, इस D2 के मार्फत इंडक्टर लोड में करंट को कंटिन्यू रखेगा। और अगर इंडक्टर अपना करंट को कंटिन्यू नहीं रख पाएगा तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर लोड में करंट को कंटिन्यू रखेगा। तो ये L और C ने इस डायोड के फॉरवर्ड D1 के फॉरवर्ड कंडीशंस में एनर्जी को जो स्टोर किया था, वो जिस समय ये डायोड D1 नॉन कंडक्टिव मोड में आ गया है, लोड में करंट की कंटिन्यूटी बनाकर रखेंगे तो हमारी जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो अच्छी आएगी। और जो मेरे कम पावर के 100 से 200 वाट के बीच के जो SMPS है वो इसी तरह के फॉरवर्ड कन्वर्टर टाइप होती हैं। ये फ्लाईबैक से थोड़ी जटिल और महंगी है लेकिन इसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर है। तो ये कॉमर्शियली सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली SMPS भी है। एक सिंगल स्विच और एक सिंगल रेक्टिफायर डायोड वाली फ्लाईबैक या फॉरवर्ड SMPS सरल और सस्ती SMPS है, लेकिन वो ज्यादा पावर एप्लीकेशंस पे बढ़िया परफॉर्म नहीं करती, उनका रेगुलेशन अच्छा नहीं है और एफिशिएंसी भी अच्छी नहीं है। तो जो ज्यादा पावर की एप्लीकेशन है उसके लिए हम एक तरह की जो SMPS टोपोलॉजी यूज करते हैं वो कहलाती है पुश पुल कन्वर्टर। और इस पुश पुल कन्वर्टर में हमने दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी में जो ये मेरा 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है उसमें मिड में टेपिंग्स ली हुई है और प्राइमरी साइड में मैं 2 MOSFET स्विच की मदद से मेरी मिड जो टर्मिनल है उसका और जो सप्लाई का दूसरा टर्मिनल है उसका अल्टरनेट कनेक्शन इन स्विचेस की मदद से मैं बना सकता हूं। अभी वर्किंग समझते हैं। और यहां हमने जो हमारा मिड टाइप फुल वेव रेक्टिफायर वर्जन है जो ज्यादा बेटर आउटपुट देता है उस तरह का रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन कर दिया है। और फिल्टर के लिए ये लोड के सीरीज में इंडक्टर यहाँ लोड लगाएंगे हम और पैरेलल में ये कैपेसिटर लगा दिया है। आमतौर पे ऐसे जो सर्किट होते हैं SMPS के वो कम वोल्टेज में प्रयोग होते हैं तो हम रेक्टिफिकेशन के लिए ब्रिज सर्किट को पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर ब्रिज रेक्टिफायर होगा तो 2 डायोड फॉरवर्ड कंडक्शन में सीरीज में आएंगे और दोनों की जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वो हमारी एफिशिएंसी को प्रभावित करेगी। तो जो सबसे बेहतरीन उपाय हो सकता है वो है कि आप मिड टाइप फुल वेव रेक्टिफायर यूज करें जिसमें कंडक्शन के दौरान सिर्फ एक ही डायोड की फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कंसिडरेशन में रहेगी। पूरे सर्किट की वर्किंग समझते हैं। हमने स्विच Q1 के गेट पे ट्रिगर सिग्नल दिया और उसके ड्रेन और सोर्स इंटरकनेक्ट हो गए। तो आप देखिए कि ये जो प्लस सप्लाई है वो यहाँ मिड पॉइंट पे डॉट पॉइंट पर आ गई है, तो सारी डॉट प्लस वोल्टेज की हो गई है। स्विच Q1 ऑन है तो मेरी सप्लाई है उसका करंट इस सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के निचले आधे हिस्से में होके और इस प्रकार नीले तीर की भांति प्रवाहित होगा और इस करंट से इस कोर में फ्लक्स का मान बढ़ेगा। बढ़ते हुए फ्लक्स के कारण सारी डॉट टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है और ऐसी स्थिति में डायोड D5 है वो रिवर्स बायस होगा और डायोड D5 फॉरवर्ड बायस होगा। तो आउटपुट में डायोड D5 के थ्रू इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगी, कैपेसिटर भी इस पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ चार्ज होगा और यहाँ जो रखा हुआ लोड है उसमें भी करंट फ्लो होने लगेगा और यहाँ डीसी आउटपुट आएगा। जिस समय मेरी ड्यूटी साइकिल कंट्रोलर इस Q1 स्विच पे पल्स को बदलेगा ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ये जो बढ़ता हुआ फ्लक्स है वो थोड़ा घटने लगेगा और ऐसी स्थिति में डायोड D6 भी रिवर्स बायस हो जाएगा। ध्यान रहे दूसरा पार्ट अभी कंडक्शन नहीं करेगा, D5 के थ्रू लोड में करंट नहीं आएगा क्योंकि हमने Q2 को चालू नहीं किया है। और ऐसी स्थिति में ये जो इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी है करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में और कैपेसिटर में जो चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो दोनों रिपल्स को कम करते हुए मेरे लोड की करंट की कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। और हमारी जो नेक्स्ट साइकिल है वो तब शुरू होगी जब हम Q2 के यहाँ पर ड्यूटी साइकिल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रिगर पल्स देंगे और इसे चालू कर देंगे। जब हम स्विच Q2 को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि अब हमारा जो सप्लाई का प्लस सिरा है वो तो बीच में आ ही रहा है मिड पॉइंट पे और ये जो ऊपर का जो सेक्शन है वो सर्किट में सप्लाई के साथ जुड़ गया है और जो हमारा करंट फ्लो की डायरेक्शन है वाइंडिंग में वो कोर में फ्लक्स को उल्टी दिशा में बदलेगी। और जिस स्विचिंग फ्रीक्वेंसी से हम ऑन ऑफ करेंगे Q1 और Q2 के, ध्यान रहे कि हमने Q1 को ऑन किया है फिर Q1 को ऑफ किया है और थोड़ी देर बाद Q2 को ऑन किया है। तो पहले एक दिशा में फ्लक्स बढ़ा है फिर उसी दिशा का फ्लक्स घटा है और फिर हमने दूसरी दिशा में फ्लक्स को बढ़ाया है और जब हम Q2 को बंद करेंगे तो दूसरी दिशा का फ्लक्स घटेगा। तो कोर में जब अल्टरनेटिंग डायरेक्शन के फ्लक्स में पल्सेशंस होते हैं तो यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी के फ्लक्स वेरिएशन से आउटपुट आएगा, क्योंकि अब ये जो डॉट है वो मेरी प्लस पोलैरिटी की ना होके और आप देखिए ये जो सप्लाई है मेरी वो यहाँ नेगेटिव आ गई है, डॉट साइड में नेगेटिव पोलैरिटी की हो गई है। तो अगर ये डॉट नेगेटिव है तो अब मेरा D6 रिवर्स बायस है और D5 फॉरवर्ड बायस हो गया है। तो लोड में जो करंट है वो D5 के साथ होगा और जिस समय हम D5 को बंद करेंगे Q2 को बंद करेंगे तो यहाँ फ्लक्स का वेरिएशन उल्टा होगा तो D5 भी रिवर्स बायस हो जाएगा। ध्यान रहे इस समय अभी D6 नहीं चलेगा और लोड में ये जो मेरे इंडक्टर और कैपेसिटर की जो स्टोर्ड एनर्जी है वो कंटिन्यूटी बनाए के रखेगी। तो मेरा जो पुश पुल कन्वर्टर है
है वो ज्यादा पावर की आउटपुट देने के लिए भी और बढ़िया रेगुलेशन बनाने के लिए भी उपयुक्त है। इसकी सर्किटरी डेफिनेटली फ्लाईबैक या फॉरवर्ड एसएमपीएस से थोड़ी जटिल और महंगी है, लेकिन परफॉर्मेंस निश्चित रूप से बेहतरीन है। लेकिन जो सबसे बेहतरीन एसएमपीएस है वो ब्रिज टाइप कन्वर्टर है। जरा समझते हैं कि ब्रिज टाइप कन्वर्टर किस तरह से काम करता है। ब्रिज टाइप कन्वर्टर की दो टोपोलॉजी प्रचलित है, एक हाफ ब्रिज और एक फुल ब्रिज। हाफ ब्रिज में यहाँ स्विच तो हम दो यूज करते हैं, लेकिन ये वाइंडिंग में भी मिड में टेपिंग्स होती हैं और ये जो सप्लाई है वो भी 3 टर्मिनल वाली, मिड में कॉमन टर्मिनल वाली होती है। वो सप्लाइयां और उस तरह के कनेक्शन थोड़े ज्यादा जटिल कॉस्ट वेरिएशंस करते हैं। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हमने 4 स्विच का इस्तेमाल किया है वो एक फुल ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन बना देता है। और जब हमने शुरू में हमारे कंट्रोलर ने एक साथ Q1 और Q2 पेयर को ट्रिगर पल्स दे दी है यहाँ गेट पर, ऐसी स्थिति में इनके ड्रेन और सोर्स आपस में कनेक्ट हो गए हैं और सप्लाई का ट्रांसफार्मर के साथ एक सर्किट बन गया है। इस सर्किट में जो सप्लाई के प्लस एंड से करंट है वो ये करंट कंटिन्यूटी बनाए रखने वाला एक इंडक्टर सर्किट में लगाया हुआ है और वो इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में इस डॉट को प्लस एंड से जोड़ते हुए करंट को पूरा परिपथ दे देगा और ऐसी स्थिति में एक दिशा में फ्लक्स का मान बढ़ने लगेगा एक समान दर से। और ये जितने भी डॉट है सेकेंडरी में भी वाइंडिंग का ओरिएंटेशन इस तरह से है कि ये डॉट हाई पोटेंशियल टर्मिनल हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में ये D4 डायोड है वो रिवर्स बायस हो जाएगा और ये जो D3 डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और ये फॉरवर्ड बायस डायोड जब कंडक्ट करेगा तो वो मैग्नेटिक कपलिंग से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी साइड में ट्रांसफर कर लेगा और लोड में भी आउटपुट आएगा और ये इंडक्टर और कैपेसिटर भी चार्ज हो जाएंगे। इस इंडक्टर में करंट से मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हो जाएगी और इस कैपेसिटर में चार्ज से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ड्यूटी साइकिल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब दोनों Q1 और Q2 स्विच को बंद किया जाएगा तो ये जो फ्लक्स एक दिशा में बढ़ा है वो उसी दिशा में घटना शुरू करेगा और ऐसी स्थिति में D3 हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा और लोड में करंट की कंटिन्यूटी इस इंडक्टर और कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसके मार्फत होती रहेगी। ध्यान रहे इस दौरान अभी D4 नहीं चलेगा। D4 के चलने के लिए जरूरी है कि हम Q3 और Q4 को ऑन करें जो ड्यूटी साइकिल की रिक्वायरमेंट से हम करते रहेंगे। तो आप देखिएगा कि हमारी ड्यूटी साइकिल होगी, एक बार Q1 Q2 को ऑन कर दिया, फिर Q1 और Q2 को ऑफ कर दिया, फिर Q3 Q4 को ऑन कर दिया, फिर Q3 Q4 को ऑफ कर दिया। तो जिस समय ये हमारे स्विच ऑन है हमारा जो एनर्जी ट्रांसफर है वो सोर्स से मैग्नेटिक कपलिंग से ट्रांसफार्मर होकर लोड को मिलता रहेगा और जिस समय स्विच बंद होंगे उस समय ये जो इंडक्टर और कैपेसिटर है उनकी स्टोर्ड एनर्जी से लोड में करंट की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। जब हमने Q3 और Q4 के गेट पे सिग्नल दिया है और इनके ड्रेन और सोर्स आपस में कनेक्ट हो गए हैं तो आप देखिएगा कि जो सप्लाई का प्लस एंड है वो सप्लाई के प्लस एंड से करंट Q3 के मार्फत इस ट्रांसफार्मर में इस तरह से फ्लो करेगी कि ये जो डॉट टर्मिनल है वो नेगेटिव हो जाएगा। जब ये दोनों डॉट नेगेटिव होंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर वाला डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा और नीचे वाला डायोड D4 फॉरवर्ड बायस होकर लोड में पहले की भांति DC आउटपुट उसी दिशा में देगा। और जिस समय ये स्विच ऑन है उस समय इंडक्टर और कैपेसिटर चार्ज होकर एनर्जी को स्टोर करेंगे और जिस समय ये स्विच बंद होंगे और फ्लक्स पहले से उल्टी दिशा में बढ़ा था वो फ्लक्स जब घटेगा तो ये जो डायोड है D4 उसका कंडक्शन तो बंद हो जाएगा, लेकिन ये जो इंडक्टर और कैपेसिटर है वो लोड में कंटिन्यूटी मेंटेन रखेंगे और फिल्टर का काम करेंगे, रिपल्स को कम रखेंगे। और अगली साइकिल में हम उल्टी दिशा में फ्लक्स को तब बढ़ाएंगे जब Q1 और Q2 को ऑन करेंगे। आप देखिएगा कि इनकी जो पावर हैंडलिंग है इन स्विचेज की वो सबसे ज्यादा है और जो रिवर्स रिकवरी वोल्टेज है, मॉसफेट में ज्यादा रिवर्स वोल्टेज झेलने की क्षमता नहीं होती, वो इन दो स्विचेज में शेयर हो जाती है। तो ये जो स्विच हैं इनकी लागत भी कम होती है और परफॉर्मेंस बेटर है। तो सारी जो ज्यादा पावर की SMPS है वो इसी तरह की ब्रिज टाइप SMPS होती हैं। हमने सभी प्रकार की जो पॉपुलर SMPS है उनकी टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ा है। एक दूसरी वीडियो में हमने SMPS के वर्किंग के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा की है और दूसरी जो उसकी मेरिट डीमेरिट्स हैं उनको भी डिस्कस किया है। तो अगर आप इन दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो मुझे लगता है आपकी SMPS के बारे में समझ बहुत अच्छी हो जाएगी। हम अपनी अगली वीडियो में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इसी तरह से जो दूसरे टॉपिक्स हैं, साइक्लो कन्वर्टर, चॉपर्स और हमारी मोटर्स के स्पीड कंट्रोल्स, उनको डिस्कस करेंगे। हैप्पी लर्निंग, हैव नाइस टाइम।